नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है आज, इसके हम हेडिंग डाल लेते हैं। वो टॉपिक का नाम है मोमेंटम। ठीक है जी, मोमेंटम का टॉपिक हमने पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है मोमेंटम की, उसका यूनिट पढ़ना है, फिर इसके बाद जो है उसका फॉर्मूला पढ़ना है, और उसके बाद जो फाइनली उसके डिफरेंट लॉज हैं हमने वो पढ़ना है। एक छोटा सा सवाल है तो बेसिक सा सवाल, बट ये उससे ही बात समझ में आएगी। ओके, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल हो, फॉर एग्जांपल एक कार है और एक साइकिल है, ठीक है, और साथ में मैंने एक साइकिल बना दी, इसको इमेजिन कर लिया कि ये साइकिल है, ठीक है। ये दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर्स पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी भी 20 मीटर्स पर सेकंड, मेरे जाते हैं और कम कर लें 2 मीटर पर सेकंड, फर्स्ट लो स्पीड से आ रहे हैं मगर आ रहे हैं ट्रेवल कर। आपसे कहा जाता है, आप अकेले हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इन दोनों को स्टॉप करें, इनको रोकें। इसका मतलब ये है कि आपसे कहा जा रहा है कि आप इनका मोशन खत्म करें, इनको रेस्ट में लेके आ जाए, एंड करें इनका मोशन। अब आप मुझे बता सकते हैं कि क्या दोनों चीजों को रोकने में आपको बराबर मेहनत करनी पड़ेगी, या किसी को रोकना ज्यादा मुश्किल होगा, किसी को रोकना ज्यादा आसान होगा? क्या दोनों को बराबर मेहनत करनी पड़ेगी रोकने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो गाड़ी है इसको रोकना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू साइकिल। क्यों? हैवी है, मास, ठीक है। तो आपको एक बात पता चली कि बेशक दो बॉडी हो, सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करती हुई आ रही हो, मगर एक का मास ज्यादा है और एक का मास कम है। जिसका मास ज्यादा है उसके मोशन को एंड करना उतना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू एंड इट्स मोशन, ऐसी बात है। अच्छा जी, इसी एग्जांपल को जरा हम चेंज करते हैं। लेट्स सपोज आपकी बात दोनों साइकिल्स ले लेते हैं। लेट्स सपोज ये एक साइकिल है और ये एक दूसरी साइकिल, बाईसाइकिल, हमने दो बाईसाइकिल ली सेम मासेस की। एक बाईसाइकिल जो है वो मूव कर रही है लेट्स सपोज 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, और एक मूव कर रही है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, सही। क्या आप दोनों, अब तो दोनों का मास सेम हो गया, पहले मास अलग अलग था, वेलोसिटी सेम थी, तो आपने कहा कि भाई जिसका ज्यादा मास होता है उसको रोकना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। अब मैंने दोनों बाइसिकल्स ले ली, दोनों का मास क्या है? सेम। अब मुझे बताइए, अब इस एग्जांपल में जब मैं दो साइकिल ले रहा हूं, एक की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, एक की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, क्या मुझे दोनों को रोकने में बराबर मुश्किल आएगी, या एक में ज्यादा मुश्किल आएगी और एक में कम मुश्किल आएगी? क्या दोनों को इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी रोकने के लिए? नहीं, एक साइकिल को रोकना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू दूसरी। कौन सी वाली साइकिल को रोकना ज्यादा मुश्किल है? 6 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो एक बात पता चली कि जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो उसके मोशन को खत्म करना भी मुश्किल है, जिसका मास ज्यादा हो उसको रोकना भी ज्यादा मुश्किल है, ठीक। एक तो ये बात पता चली। अच्छा, एक छोटा सा बड़ा सिंपल सवाल है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको पट्टी बांधी जाए और एक बोतल में दो बोतल दी जा रही हैं, आपके हाथ में नहीं दी जा रही, ठीक है, किसी ने पकड़ी में, आपसे स्ट्रॉ दिया जा रहा है कि भाई हमने 2 कोक की बोतलें हैं, दोनों में स्ट्रॉ डाल दिया है, आपकी आंख में पट्टी है, आपको ये बताना है कि कौन सी बोतल के अंदर पेप्सी या कोक ज्यादा थी। आंखों में पट्टी है, आपने उसको पकड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ स्ट्रॉ आपके मुंह में है और आप पी कर बता सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि किस बोतल में पेप्सी ज्यादा थी और किस बोतल में पेप्सी कम थी? जिसको पीने में ज्यादा टाइम लगेगा, जो देर में खत्म होगी, जो ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, जिसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी खत्म करने में, उससे पता चलेगा कि इस बोतल के अंदर पेप्सी का अमाउंट ज्यादा था। ये बात समझ में आ रही है लॉजिक? बिल्कुल इसी तरह से अगर आप ये मालूम करना चाहें कि दो बॉडीज हैं,
उन दो बॉडीज के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन, क्वांटिटी मोशन की मिकदार, क्वांटिटी ऑफ मोशन किसमें ज्यादा है? तो ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि आप उस बॉडी के मोशन को खत्म करने की कोशिश करें। जिस बॉडी को मोशन को खत्म करना ज्यादा मुश्किल होगा, उसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर अमाउंट ऑफ मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन उतनी ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपको ये मालूम करना हो कि किसी भी बॉडी के अंदर, किस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन या अमाउंट ऑफ मोशन एज ए होल, ओवरऑल किसमें ज्यादा मोशन था, किसमें जो है वो कौन सी बॉडी ज्यादा मूव कर रही थी, तो उस चीज को मालूम करने के लिए या उस चीज को पता करने के लिए कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किसमें ज्यादा है, कैसे आप पता करेंगे? आप उसको मोशन को खत्म करने की कोशिश करें, उसको रोकने की कोशिश करें, ठीक है? अगर उसका मोशन खत्म करना ज्यादा मुश्किल होगा तो इसका मतलब ये है कि उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन उतना ज्यादा है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसी चीज को, क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम नाम क्या देते हैं? मोमेंटम का नाम देते हैं। अब अभी मोमेंटम की डेफिनेशन पे नहीं आएंगे। आपने अभी भी कहा कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसको रोकना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। अगर उसको रोकना उतना ज्यादा मुश्किल होता है तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन उतना ज्यादा है। जिस बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, उसको रोकना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। और उतना ज्यादा मुश्किल होने का मतलब उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। अगर मैं एक काम करूं, इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करूं, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करूं और एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, जो आंसर आता है, इसको आप सिंबल देते हैं p का, और ये क्या कहलाता है? मोमेंटम। अगर मैं आपसे पूछूं कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज मोमेंटम, तो आप कहेंगे मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करिए, इन दो को मल्टीप्लाई करने से जो नई क्वांटिटी आ रही है, उस नई क्वांटिटी का नाम क्या है? मोमेंटम। अब बात आप ये समझिए कि दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, नई क्वांटिटी बन गई। क्यों मल्टीप्लाई किया भाई? साइंस में कोई भी चीज, कोई भी नई क्वांटिटी जरूरत के तहत बनाई जाती है। कोई किसी भी इल्हामी किताब में, आसमानी किताब में नहीं लिखा था कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो नई क्वांटिटी आ जाएगी, वेलोसिटी। आपको एक्सपेरिमेंटली पता चला कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम को डिवाइड करने से जो आंसर आता है, उस आंसर की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है, उससे आप 10 अंदाजे लगा सकते हैं जो रियल लाइफ में आपके काम आ सकती है। लिहाजा आपने उसको नाम दे दिया एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरह से रियल लाइफ में इस मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को एक नाम दे दिया गया, जो नाम क्या है? मोमेंटम। इस प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एक वैल्यू है, लिहाजा इस प्रोडक्ट को एक फिजिकल क्वांटिटी कंसिडर किया जाता है। जिस बॉडी के लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस बॉडी के लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा होगी, उसको रोकना, उसके मोशन को खत्म करना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। आप जरा सोचिए, अगर सिर्फ मास बढ़ा दूं, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मास की वैल्यू 2 थी, वेलोसिटी की वैल्यू 3 थी, आंसर आ रहा था 6। अगर मैं मास बढ़ाकर 4 कर देता हूं, वेलोसिटी वही रखता हूं, तो देखिए प्रोडक्ट बढ़ गया, ठीक है। या अगर मैं काम करूं, मास ना भी बढ़ाऊं, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू थी 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, मास नहीं बढ़ाता, मैं क्या बढ़ा देता हूं? मैं ये वेलोसिटी बढ़ा देता हूं, ये वाली चीज बढ़ा दूं। 2 वैसे का वैसे रहने दिया, 3 की जगह अगर मैं 5 ले लूं तो प्रोडक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 10। तो जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, उसमें से अगर किसी एक को भी बढ़ा दें तो ओवरऑल आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी का, इस प्रोडक्ट को एक नई फिजिकल क्वांटिटी माना गया, नई फिजिकल क्वांटिटी का दर्जा दे दिया गया, और इस फिजिकल क्वांटिटी को नाम क्या दिया गया? मोमेंटम का नाम दिया। तो पहली बात, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? इट इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है? क्यों बनाई फिजिकल क्वांटिटी? इस प्रोडक्ट से ये बात पता चलती है कि किस बॉडी के मोशन को खत्म करना ज्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, इस बात से क्या फायदा होगा कि अगर हमें पता चल जाए कि फलानी बॉडी के मोशन को खत्म करना ज्यादा मुश्किल होगा, इससे रियल लाइफ में क्या फायदा हो रहा है? बहुत आसान सी आपको देता हूँ समझ में आने के लिए। देखिए, साइकिल का ब्रेक अलग किस्म का होता है। अगर आपके पास कोई दूसरी गाड़ी है, खैबर है, कल्टस है, उसका ब्रेक अलग तरह का होगा। बड़ी गाड़ी होगी
होंडा सिविक टोयोटा तो उसका ब्रेक अलग होगा, ट्रक या ट्रॉलर होगा तो उसका ब्रेक अलग होगा। जिस बॉडी के लिए मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू, मोमेंटम की वैल्यू ज्यादा आती जाएगी, इसका मतलब ये होगा कि उसको मोशन को खत्म करना उतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है, तो आपको उसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी का ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो रियल लाइफ इस प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू है। स्पोर्ट्स कार का ब्रेक वैसा नहीं होगा जैसे आपकी साइकिल का ब्रेक है या आपकी गाड़ी का ब्रेक है, क्योंकि स्पोर्ट्स कार की वेलोसिटी बहुत होती है। आप 100 पे जाएंगे या 200 पे जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। स्पोर्ट्स कार तो 300-400 किलोमीटर पर आवर में भी चली जाती है, उसका ब्रेक ही अलग होगा। हवाई जहाज का ब्रेक अलग होगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी बहुत होती है, उसका मास भी बहुत होता है। तो रियल लाइफ में इस प्रोडक्ट की बहुत वैल्यू है। फिर इसके अंदर आपको पता चल जाता है कि जिस बॉडी के लिए मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी के प्रोडक्ट का आंसर ज्यादा आ रहा है, उसको रोकना उतना ज्यादा मुश्किल है। इस प्रोडक्ट को हमने क्या नाम दिया हुआ है? मोमेंटम। और मोमेंटम की डेफिनेशन क्या बनाते? इस प्रोडक्ट से पता क्या चलता है? इस प्रोडक्ट से ये पता चलता है कि किस बॉडी का मोशन खत्म करना कितना ज्यादा मुश्किल है, और जितना ज्यादा मुश्किल होगा इसका मतलब ये कि उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन उतनी ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट दरअसल आपको बता क्या रहा होता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी। तो अगर मोमेंटम की मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैथमेटिकली तो इसकी डेफिनेशन ये है, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a body, mass and velocity of a body is called momentum mathematically। यानी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके तो जो नई क्वांटिटी बनेगी वो मोमेंटम कहलाएगी। बट क्वालिटेटिवली इसकी क्या डेफिनेशन है? इस प्रोडक्ट से पता क्या चलता है? ठीक है, आपको पता चलता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन। किसी भी बॉडी के अंदर जो क्वांटिटी हो मोशन की, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट इन अ बॉडी, इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। अब सिंबल मैंने डायरेक्टली खुद ही बता दिया, मोमेंटम का सिंबल क्या है? कैपिटल पी। अब आप इसके फॉर्मूले में देखिए, इसके फॉर्मूले में वेलोसिटी आ रहा है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? एक अदर वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आप लिखेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, ठीक है। इसका सिंबल क्या है? इट इज डिनोटेड बाय पी, इट इज डिनोटेड बाय पी। इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। फिर आ जाता है इसका यूनिट। अगर मैं फॉर्मूले को देखूं और इसका यूनिट बनाने की कोशिश करूं, अगर मैं फॉर्मूले को देखूं और इसका यूनिट बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनता है इसका यूनिट? दो यूनिट है इसके, मगर दो देखने की हद तक अलग अलग है, असल में तो एक ही यूनिट है। अगर मोमेंटम का यूनिट में बनाना चाहूं या मोमेंटम का यूनिट पढ़ना चाहूं तो फॉर्मूला क्या है जनाब? m into v, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो मास का यूनिट हो गया किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट हो गया मीटर्स पर सेकंड। तो मोमेंटम का एक यूनिट तो हो गया किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। एक और यूनिट जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, वो यूनिट जो है, एक और यूनिट है जो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? अगर मैं मैथमेटिकली इसी फॉर्मूले के अंदर राइट साइड के ऊपर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मैंने खुद अपनी मर्जी से एक चेंज लेकर आ गया हूं, ठीक है। इसी इफेक्ट को खत्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसको सेकंड से डिवाइड भी करना होगा। आपको ये बात आती है ना? अगर लिखा x + 2 = 9, मैं खामा-खाई में इस साइड के ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेट्स सपोज z। इक्वेशन तो ये सही थी, x + 2 = 9। इसको मैंने अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया z को, तो इस इफेक्ट ये इक्वेशन को खराब कर देगा। इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसी साइड पे इसको z से डिवाइड भी कर दो, क्योंकि z से z कैंसिल हो जाएगा, वही ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। तो अगर मैं इस इक्वेशन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई भी कर दूं, सेकंड से डिवाइड भी कर दूं, तो कोई इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। अब जरा देखिए, सॉल्व करिए इसको। ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड इनटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर वाला सेकंड वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। अब आपने लास्ट क्लास में या लास्ट की भी लास्ट क्लास में फोर्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, F = ma।
फोर्स का यूनिट याद है क्या था? न्यूटन। और मास का यूनिट क्या था? किलोग्राम। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पता ये चला कि अगर कहीं पर भी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नजर आए, जो यहाँ नजर आ रहा है, तो उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं? न्यूटन रख सकते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह न्यूटन रख दूं, तो मोमेंटम का इस पूरी चीज की बात कर रहा हूं मैं, इसकी जगह न्यूटन आ सकता है। तो यहाँ न्यूटन आ गया, सेकेंड वैसे का वैसे ही। तो मोमेंटम के दो यूनिट बन गए, एक यूनिट ये और एक यूनिट ये। अगर आपसे कहा जाए मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है, तो ये भी सही है। और अगर कहा जाए किलोग्राम मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकेंड है, तो ये भी सही है। न्यूटन सेकंड में और किलोग्राम मीटर पर सेकंड में कोई फर्क नहीं है। मोमेंटम खुद क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इससे पता क्या चलता है कि किसी भी बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिस बॉडी के लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसका मतलब है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? कि उसको रोकना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। अगर आप कोई ब्रेक शेक लगा रहे हैं, रोकने के लिए कोई जो है मट्टी का थैला रख रहे हैं, तो बहुत सारे थैले लगाइए, या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का ब्रेक लगाइए अगर कोई व्हीकल है, ताकि उसको रोका जा सके। मोमेंटम का सिंबल क्या है? इट इज डिनोटेड बाय ई। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है? इसके दो यूनिट है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। यहां तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? ठीक है, नोट्स पे जरा पढ़ लीजिए। मोमेंटम का टॉपिक, डेफिनेशन दी हुई है। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, इनको कोई क्वेश्चन पूछना हो, जल्दी से मोमेंटम की डेफिनेशन पढ़िए, नोट्स निकाल के। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो मोमेंटम की हमने डेफिनेशन पढ़ी, मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, मोमेंटम का हमने यूनिट पढ़ लिया। और आगे देखिए, अगला जो पेज है उसमें डेरिवेशन ऑफ यूनिट ऑफ मोमेंटम लिखा हुआ है, वो भी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, तो जल्दी से रीड कर लीजिए। कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लीजिए। ठीक है, सही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हम आगे बढ़ जाए, अगले टॉपिक पे आ जाए। अगले टॉपिक हमारे पास है, आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अब पहले तो थोड़ा सा हम इसमें चले जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात भी पढ़ लेते हैं, तो तभी बात समझ में आएगी। अचानक से आउट ऑफ द ब्लू ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या चीज है? पढ़ना तो हमें सिर्फ डेफिनेशन है आइसोलेटेड सिस्टम की। ठीक है, पढ़ना तो हमें आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन है, मगर इसको पढ़ने से पहले हमें दो तीन छोटी छोटी सी डेफिनेशंस पढ़नी पड़ेगी। सिस्टम क्या होता है, ये रटने की जरूरत नहीं है, ये याद रखने की जरूरत, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, या तो कोई नहीं पूछेगा 9th में। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए हम डिस्कस, ताकि हमें आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आए। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ेंगे ओपन सिस्टम क्या है, फिर हम पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम क्या है, डिस्कस करेंगे ब्रीफली, और आखिर में फिर हम आएंगे कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ओके जी, फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, मुशाहिदा कर रहे हो, ठीक है, या जिसके बारे में सोच रहे हो। फॉर एग्जांपल, हम क्लास में डिस्कशन कर रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, तो जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है, जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दूरबीन से किसी सितारे को देख रहे हैं, या बीकर में कोई केमिकल मौजूद था उसको देख रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसके बारे में सोचा जा रहा हो, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा हो, जो अंडर ऑब्जर्वेशन हो, उस चीज को हम फिजिक्स में क्या कहते हैं? सिस्टम। सिस्टम एक छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, और बड़ी से बड़ी पूरी कायनात भी हो सकती है, कि हम पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसमें पूरी कायनात का मास निकालना है, पूरी कायनात के बारे में कोई थ्योरी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिस्टम कैन बी अ वेरी टाइनी थिंग, और सिस्टम कैन बी अ होल यूनिवर्स। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो व्हाट इज सिस्टम? एनीथिंग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन या अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं। हम मार्कर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये मार्कर सिस्टम कहलाएगा टेक्निकली फिजिक्स के अंदर। ठीक है, हम डस्टर के बारे में पढ़े, कितना मास है, कितनी डेंसिटी है, कितना वेट है, तो फिर डस्टर हमारा सिस्टम हो जाएगा। एनीथिंग व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसीडरेशन इज कॉल्ड अ सिस्टम।
अब ब्रॉडली सिस्टम की तीन टाइप्स होती है, तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। अब मैं इसको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हम एक चाय के कप के ऊपर या जूस के गिलास के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जूस का गिलास है, अगर जाके मिल जाएगा अम्मी से आपको, ठीक है। तो जूस के गिलास के ऊपर हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करें तो जूस का गिलास जो है वो हमारा सिस्टम हो जाएगा। अब लेट्स सपोज ये जूस का गिलास है, ठीक है, इसमें ये जूस भरा हुआ, ये ठंडा हो रहा है जनाब, इसका बहुत आपने अच्छे से इसको ठंडा किया हुआ है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, बहुत ठंडा सा शरबत है, बहुत ही मजे का है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। अब ये हमारा सिस्टम है। अगर हम चाहें कि गिलास ऊपर से जो है वो क्या कहते हैं खुला हुआ है, अगर हम चाहें तो मजीद शरबत इसमें डाल भी सकते हैं, यानी सिस्टम के बाहर से मजीद मास अंदर आ सकता है, या अंदर से आपने शरबत पी लिया तो सिस्टम के अंदर ग्लास के अंदर जो जूस था वो कम भी किया जा सकता है, सिस्टम का मास चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बाहर से अंदर, अंदर से मास आ जा सकता है। साथ ही साथ अगर आप मास नहीं भी आप कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, आप बस कह रहे हैं मतलब देख देख के जो खुश हो जाएंगे, ठीक है, आप सिर्फ देख रहे हैं, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा हो रहा था, अगर आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से हीट अप हो जाएगा, हीट अप होने के बाद का टेम्परेचर लेट्स सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। तो आपने कोई चूल्हे पे तो नहीं रखा, ठीक है, तो ये हीट अप कैसे हो गया, ये हीट अप ऐसे हो गया कि बाहर की हीट एनर्जी अंदर आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर ये गरम गरम चाय होती तो बहुत देर के बाद क्या हो जाती, ठंडी हो जाती, ठीक है, तो वो कैसे होती कि अंदर की एनर्जी, हीट एनर्जी बाहर निकल। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक ऐसी चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं जिसमें बाहर से मास अंदर और अंदर से मास बाहर लाया जा सकता है, मास का एक्सचेंज पॉसिबल हो, साथ ही साथ एनर्जी भी सिस्टम के अंदर और बाहर आ जा सकती है अपनी आसानी के साथ, तो ऐसा जो ऑब्जर्वेशन जिस सिस्टम को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको टेक्निकली आप नाम क्या देंगे, ओपन सिस्टम का नाम देंगे। ओपन सिस्टम वो है यानी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें बाहर से अंदर मास आ जाए, अंदर का मास बाहर ले जाए, बाहर से एनर्जी अंदर आ जाए और अंदर से एनर्जी बाहर चली जाए, ऐसा एक्सपेरिमेंट या ऐसा सिस्टम जो है ये क्या कहलाता है, ओपन सिस्टम। ये बात समझ में आ गई, कोई पूछेगा नहीं डेफिनेशन, मगर क्योंकि मुझे आइसोलेटेड सिस्टम समझाना है तो इसलिए मुझे बात बतानी पड़ेगी। अब आ जाए क्लोज सिस्टम के अंदर, यही जूस का गिलास लेता हूं, इसमें वही जूस भरा हुआ है, वही 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक लिड से ढक देता हूँ, कोई भी बर्तन रख दिया ऊपर, ठीक है, सॉसर रख दी, ठीक है, कोई भी प्लेट आपने ऊपर से उसको कवर कर दिया। अब बगैर इस कवर को हटाए हुए, बगैर इस लिड को हटाए हुए, ना तो बाहर से अंदर मास आ सकता है, ना ही अंदर से मास बाहर जा सकता है। नो एक्सचेंज ऑफ मास इज पॉसिबल, नो एक्सचेंज ऑफ मास इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा है। मगर अगर ये शरबत रखा था आपने किसी सॉसर से या तस्तरी से या आपने किसी बर्तन से ढक के भी रखा था, 2 घंटे बाद आएंगे तो कुछ ना भी किया होगा तो हीट तो ये फिर भी हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। ये क्यों हीट हुआ, ये हीट इसलिए हुआ कि बाहर से हीट, बेशक ये बर्तन बंद था फिर भी हीट बाहर से अंदर आ गई, या अगर ये गरम गरम चाय थी तो 2 घंटे बाद ये ठंडी हो ही जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अंदर की एनर्जी बाहर निकल जाएगी। तो इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, सिस्टम के अंदर मास आ जा नहीं रहा, एनर्जी फिर भी आ जा रही है। ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से मास तो अंदर या अंदर से मास बाहर नहीं जा सकता, मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, मगर एनर्जी अंदर बाहर आ जा सकती है, ऐसे सिस्टम को आप नाम क्या देते हैं, क्लोज सिस्टम का। क्लोज सिस्टम वो है जिसमें मास तो क्लोज हो गया, मास नहीं आ जा सकता मगर एनर्जी आ जा सकती है। ओपन सिस्टम क्या है, जिसमें मास एनर्जी दोनों आ जा सकती है। अब आ जाइए जनाब आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर। अब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चंद शराइत हैं। आपने लेट्स सपोज एक थर्मस फ्लास्क लिया, ठीक है, अब थर्मस फ्लास्क 100% तो एक्यूरेट नहीं होता,
सिर्फ समझाने की हद तक आपको बात कर रहा हूँ। इसके अंदर आपने लेट्स सपोज चाय रखी हुई है, शरबत रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है। थर्मस फ्लास्क जब बनाया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होता है कि अगर आपने इसके अंदर ठंडी चीज रखी हुई है तो वो चीज ठंडी ही रहती है बहुत देर तक, और गर्म चीज गर्म ही रहती है बहुत देर तक। आपने इसका ढकना बंद किया हुआ है तो बाहर से मांस अंदर, अंदर से मांस बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। मास का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं, ठीक है। और क्योंकि आपने थर्मस फ्लास्क लिया हुआ है जिसको डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है कि अंदर की हीट बाहर, बाहर की हीट अंदर ना आ जा सके, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी पॉसिबल नहीं हो, नो एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, नो एनर्जी ट्रांसफर। एक तीसरी शर्त भी है कि बाहर की कोई भी फोर्स सिस्टम के अंदर ना लग रही, बाहर की कोई भी फोर्स सिस्टम के अंदर ना लग रही, ठीक है। मिसाल के तौर पर इस पे ग्रेविटी की फोर्स कर रही हो, थर्मस फ्लास्क अगर मैंने यूं पकड़ा हुआ है तो जमीन नीचे बाहर मौजूद है, तो ग्रेविटी की फोर्स इस पे ना लग रही हो, आपको स्पेस में ले जाएगी। तो ऐसा सिस्टम जिससे बाहर की कोई चीज भी कोई इसको तकलीफ ना दे सके, कुछ भी हो जाए इसने किसी को आने जाने नहीं देना, कोई बाहर की चीज के अंदर एक्ट कर ही नहीं सकती, ना फोर्स ना एनर्जी ना मास। जो अंदर है वो अंदर है, जो बाहर है वो बाहर है। अंदर मौजूद चीजों पर बाहर दुनिया में कुछ भी होता रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें ना मास का ट्रांसफर होता है, ना एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ना ही कोई बाहर की फोर्स लग रही हो, ठीक है। तीन बातें मैंने बता दी। जब आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो वहां पे आप एक चौथी बात भी पढ़ेंगे जो मैं अभी नहीं बता रहा, 9th के लेवल पे जरूरी नहीं है। एक और चौथी चीज भी होती है कि फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट ना, अभी फिल वक्त तक के लिए ये हो जाएगी। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। Isolated system is a system which is not acted upon by any external force, ठीक है। और सिर्फ फोर्स की बात नहीं है, मैंने आपको ये भी बता दिया मास भी नहीं आ जा सकता एक्सटर्नल, और ना ही एनर्जी भी नहीं आ सकती। अंदर की चीज अंदर, बाहर की चीज बाहर, बाहर की किसी चीज का अंदर कोई असर नहीं हो। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझना बड़ा आसान है। अगर मैं आपको इसको क्रिकेट की टर्म्स में समझाऊं, क्रिकेट कभी देखी है? कितने लोगों ने क्रिकेट का मैच कभी देखा है? सबने देखा है? लाइव नहीं, चलो टीवी पे देखा, ठीक है, लाइव देखा, अच्छी बात है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम के बारे में एक बात कहते ना, कुछ भी कर लो, ये तो इसने रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे, कुछ भी कर लो, ऐसा है। बस ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ऐसी ही बात करता है। एग्जांपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने के लिए टेस्ट मैच की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की इनिंग 2 दफा आई, ठीक है। लेट्स सपोज इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट समझते हैं इसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेट्स सपोज आपके पास 2 प्लेयर्स हैं, आपकी जो टीम थी उसमें खेलने वाले सिर्फ 2 ही खिलाड़ी थे। पाकिस्तान की टीम में सही हो सिर्फ 2 ही खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है, बाकी तो पिकनिक पे गए लोग, सही। एक खिलाड़ी जो है वो जनाब उसको हम ए का नाम दे देते हैं, एक खिलाड़ी को हम बी का नाम दे देते हैं। ये टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग, पता चला कि इस टेस्ट इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा खेला, पूरी दुनिया ने तारीफ की, इसने सेंचुरी मारी, इसने 105 रन बना लिए। बट एक ने बना लिए थे तो दूसरा कहेगा बस बहुत मेहनत हो गई, मैं 25 रन बना दूंगा, ठीक है। तो पूरी टीम ने पहली इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में पूरी टीम ने कितने रन बनाए? ठीक है, फर्स्ट इनिंग में पूरी टीम ने 130 रन बनाए, ठीक है, फर्स्ट इनिंग में ये हुआ, सही। वो समझाने के लिए 2 मैंने लिए, ठीक है, आप दिल पे ले गए, दिल पे ले जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान की टीम है मगर खेलते सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं, तो एक 2 खिलाड़ियों की एग्जांपल लिया हमने से बात को समझने के लिए। पहली इनिंग में जनाब पूरी टीम 130 पे आउट हो गई, फॉलो ऑन हो गया, कौन से डांट पड़ी, पूरे मीडिया में डांट पड़ी, सब ने तैयार किया
कि नहीं भाई हम बहुत मिलके खेलेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे, सब मिलके एफर्ट लगाएंगे। अभी अब दूसरी इनिंग है, सेकंड इनिंग में सब बहुत मोटिवेटेड होकर गए थे, सबने कहा कि नहीं जी आज तो बस कुछ करके आना है। तो पता ही चला कि पहले खिलाड़ी ने आज भी कुछ अच्छा खेल लिया 60, दूसरे खिलाड़ी का कि नहीं मैं और मेहनत करूंगा, मैं इससे भी अच्छा खेलूंगा, उसने भी अच्छा खेला मगर वो 70 रन का आउट हो गया। तो टोटल रन कितने बने? वही 130। ओवरऑल तो कोई फर्क नहीं है। फर्स्ट इनिंग में जो टोटल ग्रैंड टोटल था वही ग्रैंड टोटल पूरी टीम का बाद में भी था। हाँ इंडिविजुअल इनिंग में जो है वो परफॉर्मेंस चेंज हो गई है। पहली इनिंग में प्लेयर 1 ने ज्यादा रन बनाए, प्लेयर बी ने कम रन बनाए। दूसरी में प्लेयर ए के रन्स कम हो गए, प्लेयर बी के रन्स बढ़ गए। ठीक है, इंडिविजुअल तो चेंज आ सकता है कि पहली इनिंग में एक ने अच्छा खेला दूसरे ने कम खेला, ठीक है, मगर ओवरऑल कोई चेंज नहीं आया। यानी ओवरऑल पूरी टीम चाहे पहले खेले चाहे बाद में खेले, ये रन्स कितने बनाने? 130। यही बात, इसी तरह की बात लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि लेट सपोज दो हम स्फीयर्स ले लेते हैं या दो बॉडीज ले लेते हैं। एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। बॉडी ए की शुरू वाली वेलोसिटी को हम कह रहे थे लेट्स सपोज ये ज्यादा वेलोसिटी, अभी हम इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला बात नहीं कर रहे, ये ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रही है, ये आहिस्ता से ट्रेवल कर रही है, स्लो ट्रेवल कर रही है। तो जब पीछे से आने वाली बॉडी तेज आ रही होगी, आगे जाने वाली बॉडी स्लो जा रही होगी, तो कुछ देर के बाद होगा ये दोनों आपस में टकराएंगे, कोलिजन हो जाएगा, टकरा गए। कोलिजन होने के बाद, टकराने के बाद लाजमी सी बात है इनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी। ठीक है, पहली बॉडी उसके तो रास्ते में रुकावट आई है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और दूसरी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। यहां तक कोई ऐसी बात तो नहीं की ना मैंने जो आपको समझ में ना आ रही। ठीक, अब आपको ये बात पता है कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P = mv। अगर किसी बॉडी की मैं वेलोसिटी इंक्रीज करूंगा तो मोमेंटम प्रोडक्ट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। किसी बॉडी की वेलोसिटी अगर मैं कम करूंगा तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा, दैट मींस मोमेंटम कम हो जाएगा। अगर बॉडी ये पहले ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी तो इसका मोमेंटम क्या था? ज्यादा, और बॉडी बी का मोमेंटम कम था। ठीक, टकराने के बाद बॉडी ए की वेलोसिटी कम हो गई। अगर बॉडी ए की वेलोसिटी कम हो गई तो इसका मतलब बॉडी ए का मोमेंटम भी कम हो गया। बॉडी बी की वेलोसिटी बढ़ गई तो बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि इसका मोमेंटम बढ़ गया। तो एक बात समझ में आ रही है, टकराने के बाद बॉडीज के मोमेंटम्स में चेंज आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है। टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन बॉडी की मोमेंटम में चेंज आ रहा है, एक का कम हो रहा है एक का ज्यादा हो रहा है, इसलिए इनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा अब हम इस बात को दोबारा देख लेंगे। ये बात अभी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती, अधूरी रह जाएगी, मगर अभी सुन लीजिए मेरी बात, मैंने नोट्स बंद करने को नहीं कहा। ठीक है, इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लेते हैं, ये फिर अब दोबारा देखी जाएगी, बात अधूरी छोड़ने का कोई फायदा नहीं होता। अगर बॉडी का पहले मोमेंटम ज्यादा था, और से देखिएगा, बॉडी ए का मोमेंटम ज्यादा था, लेट्स सपोज पहले मोमेंटम था बॉडी ए का 105, बॉडी बी का मोमेंटम कम था, लेट्स सपोज था 25। टकराने के बाद बॉडी ए का मोमेंटम कम हो गया, कम होने के बाद लेट्स सपोज हो गया 60 और बॉडी बी का मोमेंटम बढ़ गया 70 हो गया। अगर आप दोनों का टोटल मोमेंटम निकालेंगे टकराने से पहले तो वो कितना आ रहा है? 130, और टकराने के बाद तभी टोटल मोमेंटम अगर निकालेंगे तो वो भी क्या आ रहा है? 130। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो टकराने से उनका इंडिविजुअल मोमेंटम तो चेंज हो सकता है मगर ग्रैंड टोटल चेंज नहीं होता। जो ग्रैंड टोटल पहले था वही ग्रैंड टोटल बाद में। अच्छा, अभी हमारी बात कंप्लीट नहीं हुई, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आती है, ये हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। टेस्ट टॉपिक बता दें, चले मैं व्हाट्सएप पे लिख भी दूंगा। आपका टेस्ट कब आ रहा है? मंडे को, ठीक है ना? तो आज कौन सा डे है?
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर एक मंडे। ठीक है, 4 दिन है आपके पास। चैप्टर 2 में हमने क्या किया था, सब कुछ थ्री ले ली थी, सिर्फ कन्वर्जन ही रह गए थे। ठीक है ना, आप कन्वर्जन भी हो गए थे मेरे ख्याल में। ठीक है, और चैप्टर 1 में कुछ रहता तो नहीं था, मुस्लिम साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहता था, वो भी हो गया था। ठीक है, तो चैप्टर 1 और 2 में कुछ नहीं रहता। ठीक, चैप्टर 3 का ही लेते हैं। चैप्टर 3 का टेस्ट होगा, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। न्यूमेरिकल के अलावा, हालांकि न्यूमेरिकल पे खुश होना चाहिए, रटना नहीं होता, बस वही देख के आंसर बनाना होता है। न्यूमेरिकल के अलावा चैप्टर 3 में जो कुछ है वो सब होगा। दैट मींस सारी डेफिनेशंस और 3 डेरिवेशंस की नहीं है। Vf is equals to Vi plus 80, S equals to Vit plus half 80 square और 2As equals to Vm square minus Vi square। चैप्टर 3 का टेस्ट है, सिवाय न्यूमेरिकल्स के सब आएगा। मैंने बताया डेरिवेशंस भी बताया ना, मैंने बताइए उनको, मैंने बताया। ठीक है, ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन तो नहीं पूछना आप लोगों ने।